नाजरीन, कल तक प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान जुनैरा जाहिद। नाजरीन, अगर हम तारीख के पन्नों को पलटाएं और देखें तो दुनिया के सुपर पावर्स जो भी मौजूद हैं उन सब की नज़र इंडो पैसिफिक रीजन पर है। जी हाँ, पहले भी सुपर पावर्स की तजारत जो है समुद्री रास्तों से होती आ रही है और अब जो इंडो पैसिफिक पर नज़र है इसमें दुनिया की 60% तजारत होती आ रही है, जिसमें 4 बिलियन से ज़्यादा दुनिया की आबादी मौजूद है। अमेरिका जिसके पास सुपर पावर होने का ताज था, अब उसका ताज रफ्ता रफ्ता चाइना के हाथों जा रहा है। पाकिस्तान चाइना के BRI मंसूबे में CPEC की शक्ल में आया है। इन सुपर पावर्स की लड़ाई में पाकिस्तान की अहमियत ज़्यादा हो गई है। अब देखना ये है कि इसमें पाकिस्तान ने मुस्तकबिल में क्या तैयारी की है और हुकूमत की क्या तैयारी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा हसन अब्बास शाह, जिनका ताल्लुक PPP से था, और हमारे साथ मौजूद हैं सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज से माहा जो कि US और इंडिया की पॉलिसी पर नज़र रखती हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से डिप्टी चेयरमैन फ़ाहद नदीम, जिनकी नज़र इंडो पैसिफिक की सियासत पर है। जी, तो पहला सवाल मेरा फ़ाहद से है। फ़ाहद, आप ये बताएं कि इंडो पैसिफिक में जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त हो रही है और जो बड़ी माशी ताकतें जैसे भारत, अमेरिका, चीन मुसलसल अपनी बहरी अफवाज बढ़ा रहे हैं और दफाई माहदे भी तेज़ी से हो रहे हैं, क्या लगता है क्यों दुनिया की बड़ी माशी ताकतें इंडो पैसिफिक में इतनी सरगर्म क्यों हैं और इनकी क्या अहमियत है? जी, सबसे पहले तो मैं बात करूँ इंडो पैसिफिक की, तो जी साउथ ईस्ट एशिया, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का जितना भी एरिया है इस सब को हम कहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। दुनिया की जो है 4 बिलियन जो आबादी है वो यहाँ पे रहती है। दुनिया की 60% जो ट्रेड है वो इसी खित्ते से होती है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है रीजन है ट्रेड के हवाले से। दुनिया की 56% जो क्रूड ऑयल है उसके ज़खायर यहाँ पे मौजूद हैं। दुनिया की 40% जो नेचुरल गैस है उसके ज़खायर यहाँ पे मौजूद हैं। इस जो है रीजन में 6 जो है इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं। एक है स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़, स्ट्रेट ऑफ मलाका, केप ऑफ गुड होप, बाब अल मंदब, सुंडा और लंबोक। स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ और स्ट्रेट ऑफ मलाका दुनिया की बहुत अहम तरीन जो है चोक पॉइंट्स कंसिडर की जाती हैं। स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ जो है वो बेसिकली ईरान और जो है ओमान के दरमियान में वाक़या है, और ये बेसिकली जो है कनेक्ट करता है इंडियन ओशन को और पर्शियन गल्फ को, गल्फ ऑफ ओमान को, और बेसिकली जो दुनिया की 35% ट्रेड है वो इसी पोर्ट से होकर गुजरती है। स्ट्रेट ऑफ मलाका भी इसी हवाले से बहुत ज़्यादा एक अहम तरीन जो है स्ट्रेट मानी जाती है। ये बेसिकली मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान वाक़या है। 17 मिलियन बैरल जो हैं वो डेली के गुजरते हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ से, और 15 मिलियन बैरल्स पर डे गुजरते हैं स्ट्रेट ऑफ मलाका से। देखें, अगर ये दोनों स्ट्रेट्स फ्यूचर में किसी वजह से बंद हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा ममालिक को बहुत ही ज़्यादा किस्म का नुकसान उठाना पड़ सकता है। उनकी ऑयल की ट्रेड रुक जाती है, क्योंकि दुनिया का जो है 80% जो ऑयल होता है यहाँ से ट्रेड है। तो दुनिया में ऑयल की कमी हो सकती है अगर इन स्टेट को अगर फ्यूचर में कोई मसला आता है। उसके बाद बात करें नेवल बेसिस की, तो चाइना, US और इंडिया तीनों ही अपनी नेवल बेसिस इस खित्ते में स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि इस खित्ते की इंपॉर्टेंस ऐसी है कि जो सी कंट्री इस खित्ते में अपनी पावर को जमा लेगी वो पूरी दुनिया पे राज कर सकती है। इसी तरीके से चाइना डिफरेंट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से एक पॉलिसी है, उसके ज़रिए वो डिफरेंट ममालिक में अपनी पोर्ट्स बनाता है। जिस तरह पाकिस्तान में गवादर पोर्ट है, और बांग्लादेश में चिटागोंग पोर्ट है, श्रीलंका में पोर्ट है एक। इसी तरह जो है इसको टैकल करने के लिए इंडिया डायमंड नेकलेस पॉलिसी के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज में अपनी पोर्ट्स बना रहा है। जिस तरह ईरान में उन्होंने अपनी चाबहार पोर्ट बनाई है, इंडोनेशिया में सबंग पोर्ट बनाई है। इसी सिलसिले में US भी पीछे नहीं रहा, US ने भी काफ़ी पोर्ट्स बनाई हैं, नेवल बेसिस बनाई हैं। उन नेवल बेसिस में वो डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं। डिएगो गार्सिया के नाम से एक US की बहुत जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी माहा, फ़ाहद साहब कह रहे हैं कि अमेरिका तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी है, तो फिर 2017 में ट्रंप हुकूमत आने के बाद अमेरिका ने TPP से अलहदगी क्यों इख्तियार कर ली? इस मुआहदे की क्या अहमियत थी और ये मुआहदा छोड़ने का क्या नुकसान हुआ? जी, जैसे कि 2005 में एक एग्रीमेंट हुआ था, उसमें पैसिफिक ओशन के बॉर्डर के साथ 5 कंट्रीज लगती थी और वो उसमें शामिल थी, जिनका नाम है न्यूजीलैंड, पेरू, चाइल्ड। लेकिन 2008 में US भी इस एग्रीमेंट में आया बुश के कहने पर, लेकिन 2016 में 12 कंट्रीज इस एग्रीमेंट में शामिल थी। लेकिन जब ट्रंप आया 2017 में, तो ट्रंप ने ये बात उठाई कि हम दूसरी कंट्रीज को पैसे क्यों दें,
उनसे एम्प्लॉयमेंट क्यों करवाएं, हालांकि TPP एग्रीमेंट में रिडक्शन ऑफ टैक्सेस था, एम्प्लॉयमेंट थी, ट्राइब्स रूल्स थे, लेकिन 2017 में जब ट्रंप आया तो उसने इस एग्रीमेंट से बैकआउट किया और 2012 में RCEP चाइना एक ये एग्रीमेंट लाया था जो कि कंबाडिया में सबमिट हुआ था, जो 3 दिन पहले साइन हुआ है। इसमें क्वाड के भी कंट्रीज शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया और जापान, और इसमें आसियान की 10 मेंबर स्टेट शामिल हैं। जैसे कि TPP की पॉपुलेशन 800 मिलियन थी, इस तरह RCEP की पॉपुलेशन 2 मिलियन है और ट्रेड 40% थी TPP की। जब 2019 में इंडिया इस RCEP में से बैकआउट किया इसने, तो इसकी ट्रेड 30% रह गई। अमेरिका को इसका नुकसान तो हुआ है क्योंकि अमेरिका पहले एक ग्लोबल लीडर था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता चाइना इसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। जी, तो माहा ने हमें बताया कि इस मुआहदे को छोड़ने का क्या नुकसान हुआ। अब बात करते हैं हसन आपसे। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की जियोग्राफिकली इंडो पैसिफिक रीजन में क्या अहमियत है। जी देखें, अगर पाकिस्तान का जोग्राफिकल स्ट्रक्चर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो ईस्ट बॉर्डर है वो इंडिया के साथ है, साउथ बॉर्डर जो है वो अरेबियन सी के साथ है, जो साउथ वेस्ट है वो ईरान है, जो साउथ नॉर्थ वेस्ट है वो अफगानिस्तान है, नॉर्थ ईस्ट जो है वो इंडिया के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड टेरिटरी है कश्मीर, आज़ाद कश्मीर की, और जो उसका बकिया हिस्सा है वो उसमें हमारे पास चाइना के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड टेरिटरी है। तो पाकिस्तान का इस खत्ते में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है, बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान की तहसीब बनाया, उसके अलावा नेवल बेसिस को स्ट्रॉन्ग किया उनकी, ताकि जो पाकिस्तान है उसको किसी भी तरह से कोई अटैक करता है तो वो खुद को डिफेंड कर सके। चाइना बड़ा फ्रेंडली है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। उसी तरह अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए भी पाकिस्तान उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की डिस्ट्रीब्यूटेड टेरिटरी है। और 9/11 वर्ल्ड वार 2 में पाकिस्तान की जो नेवल बेसिस है वो अमेरिका यूज़ करता है अफगानिस्तान के लिए, तो इस लिहाज से नेवल बेसिस के जरिए मिलिट्री ऑपरेशन भी करता है। तो पाकिस्तान इस खिते में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि जो आस पास के सारे स्टेट्स हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो पाकिस्तान जो है वो इसकी सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन में जहाँ एक साइड पे ईरान है, एक साइड पे इंडिया है, एक साइड पे अमेरिका है। तो जो पाकिस्तान है वो आइंदा के मुस्तकबिल में जो होने वाली जंगें हैं उसमें एक फ्लैश पॉइंट का रोल अदा कर सकता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमें जियोग्राफिकली जो है इंडो पैसिफिक रीजन की अहमियत का आगाह किया है। अब चलते हैं फहद की तरफ। जी फहद, चीन दुनिया का सबसे बड़ा बरामद करने वाला मुल्क है और चीन से दरामद करने वाले ममालिक में आसियान ममालिक समेत कई अहम ममालिक शामिल हैं जो आमतौर पर अमरीका के इत्तेहादी माने जाते हैं। क्या ये ममालिक अपने तजारती फ़वाइद के एवज़ अमरीका का साथ देना पसंद करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको अमेरिका समेत उसके इत्तेहादियों मुल्कों की इंपोर्ट के बारे में बता दूं। 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने $2.5 ट्रिलियन की जो है एक्सपोर्ट की थी, और यूएस सबसे पहले नंबर पे है जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है चाइना से। यूएस जो है चाइना से $420 बिलियन की ट्रेड करता है। उसके बाद जितनी वर्ल्ड पावर्स हैं जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, जिस तरह हांगकांग आ गया, जापान आ गया, इंडिया आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, ये सारे चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं। इंडिया $79 बिलियन की इंपोर्ट करता है, ऑस्ट्रेलिया $84 बिलियन की इंपोर्ट करता है। इसी तरह जितने भी अमेरिका के इत्तेहादी हैं वो भी चाइना से ही ट्रेड करते हैं। तो चाइना से ताल्लुक़ ख़राब करने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले कोई भी मुल्क अपनी ज़ातियात को सबसे पहले रखेगा। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जिस तरह रिसेंटली चाइना ने TPP से विड्रॉ किया। विड्रॉ इसलिए किया क्योंकि वो अपने पर्सनल मफाद देख रहा था। TPP के मुतालिक ये था कि बाहर से लोग आकर यूएस में जॉब्स करेंगे, लेकिन अमेरिका ने कहा कि कोई और बंदा हमारे मुल्क में आके क्यों जॉब करे। उन्होंने अपना मफाद देखते हुए TPP से विड्रॉ करवा लिया। इसी तरीके से हर मुल्क अपनी जो है ज़ाती मफाद को सामने रखेगा। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल 3 दिन पहले RCEP जो मुआहिदा तय हुआ है वो है। उसमें भी क्वाड कंट्रीज़ के भी 2 मेंबर्स मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलिया और जापान। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब हम जाएंगे ब्रेक में, और ब्रेक में आने के बाद हम आपसे बात करेंगे सिक्योरिटी पर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम अपने अगले सेगमेंट में सिक्योरिटी से मुतालिक बात करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है फहद से।
जी फहद, चाइना का जो BRI है इसकी क्या अहमियत है? अगर ये माहिदा मुकम्मल होता है तो चीन की पोजीशन कितनी मजबूत होगी? सबसे पहले BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाइना के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट कंसीडर किया जाता है। चाइना सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी इस प्रोजेक्ट में कर रहा है। अभी तक चाइना $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है और एस्टिमेट ये बताया जा रहा है कि फ्यूचर में चाइना $8 ट्रिलियन तक की इन्वेस्टमेंट करेगा। चाइना का जो मेजर फोकस है वो इस टाइम पाकिस्तान पे है। पाकिस्तान में CPEC में चाइना अभी तक जो है $46 बिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट कर चुका है और एस्टिमेट ये बताया जा रहा है कि चाइना $60 बिलियन तक जो है इसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट करेगा। उसके बाद बात करें चाइना का ये जो BRI प्रोजेक्ट है, इसका बेसिक मकसद है डिफरेंट कंट्रीज में पोर्ट्स बनाना, रेलवे ट्रैक्स बनाना और रोड्स वगैरह बनाना। इससे ये फ़ायदा होगा, ट्रेड होगी, आसानी होगी, दूसरे मुल्कों में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी, इकोनॉमी बेहतर होगी। हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में चाइना ने गवादर पोर्ट बनाई, श्रीलंका में चाइना ने हम्बनतोता पोर्ट बनाई, अफ्रीका में जो है वो डिजाबुती पोर्ट बनाई, बांग्लादेश में चिटागोंग बनाई। इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट पोर्ट्स बनाई और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स शुरू किए। जो सबसे बड़ा फायदा है BRI का जो भी देखा जा रहा है वो है एक एनालिसिस के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ट्रैवल एक्सपेंसेस और ट्रैवल टाइम जो है वो 12% तक कम हो सकता है, ट्रेड में 2.7% तक इंक्रीज हो सकता है, लोगों की इनकम में 3.7% तक जो है इंक्रीज आ सकता है और जो है पॉवर्टी है वो 7.6 मिलियन जो लोग पुअर हैं वो अपनी मौशी कंडीशन को जो है स्टेबल कर सकते हैं। ये BRI की जो मेजर इन्वेस्टमेंट जाती है वो जाती है पावर डिपार्टमेंट में और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। पावर डिपार्टमेंट में जाती है 40% और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जाती है 27%। पाकिस्तान, इंडोनेशिया और मलेशिया, इन ममालिक को अब तक सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट के हवाले से की जा चुकी है जो कि है $128 बिलियन। जी बहुत शुक्रिया हमें BRI की अहमियत से आगाह करने का। जी महा, तो आप मुझे ये बताएं कि ये मुआहिदा अमेरिका भारत के इस खित्ते में मौजूद मफादात के लिए किस हद तक खतरा पैदा कर सकता है? जी, जैसे कि वर्ल्ड की 90% तिजारत बहरी जहाज़ों से होती है, उसमें से 60% जो तिजारत है वो इंडो पैसिफिक के थ्रू होती है, रीजन से होती है। इंडिया और अमेरिका परेशान है इस बात पे क्योंकि चाइना की उभरती माशियत जो है, जो कि अब चाइना ने एक इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस करवाया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसका काम ये है कि नेवल बेसिस बनाना, फोर्सेस बनाना। जैसे कि पाकिस्तान में गवादर पोर्ट बनाई, बांग्लादेश में चिटागोंग बनाई, हम्बनतोटा पोर्ट बनाया श्रीलंका में। BRI का जो मेन फोकस है इस टाइम वो गवादर पोर्ट पे है क्योंकि चाइना के पास इस टाइम समुद्री रास्ते नहीं है, वो समुद्री रास्ते बनाना चाह रहा है, वो इंडियन ओशन पे जाके बैठना चाह रहा है। इंडिया की जो ट्रेड है ऑयल और गैस की वहाँ से गुजरती है, अगर चाइना उधर जाके बैठेगा तो चाइना का ज़्यादा असर रसूख होगा। इस वजह से अमेरिका और इंडिया इस बात से बहुत परेशान है और उनको नुकसान नजर आ रहा है कि अगर चाइना उधर आता है तो उनका असर रसूख कम हो जाएगा। जी हसन, तो आप मुझे ये बताएं कि इस खित्ते पर असर रसूख कायम करने के लिए बड़ी आलमी ताकतें मुसलसल बहरी अफवाज की तादाद बढ़ा रही हैं। पाकिस्तान ने सिक्योरिटी के एतबार से इस सिलसिले में क्या इकदाम किए हैं? पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी को, अपनी नेवल बेसिस को मजबूत बनाने के लिए बहुत से इकदाम उठाए हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान की चाइना ने बहुत मदद की है। तो चाइना ने पाकिस्तान को क्रूज मिसाइल दिए जिसमें YJ-62 है जिसकी 280 किलोमीटर रेंज है और उसके बाद P3 दिया है, उसमें P3 है, उसके अंदर 4 इंजन मिसाइल है जो सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जो सरफेस मूव करता है। उसके बाद CF-117 है जिसका APL-15 मिसाइल है, उसकी रेंज 2200 किलोमीटर तक है। इसी तरह पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान को चाइना ने बहुत से ड्रोन, सबमरीन, स्ट्राइक एयरक्राफ्ट और सर्विलेंस सिस्टम प्रोवाइड किए जिससे वो अपनी नेवल बेसिस को या खुद को डिफेंड कर सकता है। तो पाकिस्तान के पास बहुत सी, हमारी नेवल बेसिस बहुत सी स्ट्रॉन्ग हो गई है क्योंकि जब से चाइना ने CPEC का मनसूबा पाकिस्तान में बनाया। जी बहुत शुक्रिया। तो अब अगला सवाल मेरा माहा से है। माहा, आप मुझे ये बताएं कि हाल ही में इंडिया और अमेरिका के माबैन सैटेलाइट डाटा से मुतल्लिक मुआहिदा हुआ है, इसके इंडो पैसिफिक पर क्या असरात होंगे?
जी, इंडिया और अमेरिका के दरमियान 3 दफ़ाई माहदे हुए हैं, जिनका नाम है लिमुआ, किस्बा और बेका एक्ट। जो बेका एक्ट है उसमें सैटेलाइट इसमें सैटेलाइट शेयर करेंगे, इंडिया को एक्सेस मिलेगी, वो अमेरिका के जो अमेरिकन जियो स्पेशल सैटेलाइट जो है उससे वो इन्हांस करेंगे। इंडिया के जो ड्रोन्स हैं, मिलिट्री का जो GPS उनका सिस्टम है वो हाई करेंगे और अपने ड्रोन्स में, अपने मिसाइल में एक्यूरेसी लाएंगे। जो लिमुआ है ये 2 किसी अलायंसेस को अलाउ करता है अपने मिलिट्री को शेयर करने में। ये चाइना की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को चेक करेंगे, टेररिज्म के खिलाफ लड़ने में उनकी मदद करेंगे और ये दोनों आपस में अपनी लैंड भी शेयर कर सकते हैं। जो किस्मों है ये दोनों एग्रीमेंट से मिलता जुलता ही है, मतलब कि ये इसमें अपनी सप्लाईज जो हैं वो यूज़ करेंगे, सर्विसेज शेयर करेंगे और इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। अमेरिका और इंडिया ने जब से ये दफाई कॉरपोरेशन बनाई है तब से ये दोनों मज़ीद स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। चाइना को इस बात का नुकसान तो है, लेकिन चाइना भी कम नहीं है। उसने अपने रडार्स के थ्रू या अपने मिसाइल्स के थ्रू वो स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है। उसने डॉलर्स खर्च किए हैं अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और इन दोनों को, लेकिन फिर भी चाइना को इस टाइम पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है क्योंकि वो जी हसन, जैसे कि महा कह रही हैं कि इंडिया और अमेरिका में डिफेंस कॉपरेशन बढ़ रही है, तो आप ये बताएं कि इन एग्रीमेंट का पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ेगा? क्या पाकिस्तान पर कोई खतरा होगा? ये देखिए, जैसे माँ कह रही है कि इंडिया और अमेरिका ने अभी हाल ही में 3 माहदे किए हैं, 5 माहदे, जिसमें लिमुआ है, अमेरिका है, कॉमकासा है। इससे जो इंडिया है उसने अमेरिका के साथ अपनी नेवल बेसिस शेयर करने के लिए मुआहदा किया है, अपनी सर्विलेंस सिस्टम शेयर करने के लिए मुआहदा किया है, अपने आप को एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए मुआहदा किया, ताकि अब इससे इंडिया जो है वो उसकी इस खिते में जो मईशत है या उसकी जो बेस है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसमें अमेरिका जो है मोस्ट जो सुपर पावर है वो उसका साथ दे रही है। इसी तरह चाइना जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो पाकिस्तान की चाइना फुल सपोर्ट कर रहा है। जिस तरह उसने मिसाइल दिए, ड्रोन दिए, एयरक्राफ्ट दिए, तो इस तरह पाकिस्तान एक उस फ्लैश पॉइंट पे है जिससे पाकिस्तान, अगर इन दोनों आलमी मुआशी मुल्कों में कोई जंग होती है तो पाकिस्तान को दोनों ममालिक के सफारती ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, ताकि पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में किसी का भी। जी बहुत शुक्रिया आपके इस कीमती वक्त का। नाजरीन, अब हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से वापस आकर हम इंडो पैसिफिक में पाकिस्तान की अहमियत और सीपैक पर बात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और वेलकम बैक। जैसा कि हम सेगमेंट में जाने से पहले बता के गए थे कि वापस आकर हम इंडो पैसिफिक में पाकिस्तान की अहमियत और सीपैक पर बात करेंगे, तो आइए हम अपना पहला सवाल हसन से करते हैं। जी हसन, सीपैक जो कि BRI का एक अहम हिस्सा है, इसकी क्या अहमियत है और इसका पाकिस्तान की मैशियत पर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, जो सीपैक है, BRI का जो सबसे बड़ा मंसूबा है, उस पर चाइना अभी तक $46 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर चुका है, और अभी खर्चा है कि $60 बिलियन तक ये जा सकता है। और सीपैक का जो करंट GDP अकाउंट है वो 2.5 से इंक्रीज होकर 7.5 तक जा सकता है। और इसके अलावा जो सबसे इनका मेन फोकस है वो गवादर के ऊपर है, जिसके ऊपर चाइना ने 7 to 9.62 बिलियन इन्वेस्टमेंट की है। और इनका जो मेन फोकस है वो इंडस्ट्रीज पर है, पावर सेक्टर पर है, एनर्जी पर है, जैसे कि फहद ने बताया। और पावर सेक्टर के ऊपर इन्होंने 33.7 बिलियन इन्वेस्टमेंट की है। तो जो पाकिस्तान का अरेबियन सी है वो चाइना के नॉर्थ वेस्ट में जो प्रोविंस है जोहोंग, तो उसके जो काशगर सिटी है उसको जाकर कनेक्ट करता है, जहाँ से अतुशी, तुमशुतुई ये सारे सिटीज आते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ये लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, सखर, DI खान, कराची तक है। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर जो है 9 इकोनॉमिक जोन आते हैं, जिसके अंदर इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल जोन फैसलाबाद है, और नौशेरा इंडस्ट्रियल जोन है, और ICT मॉडल इंडस्ट्रियल जोन इस्लामाबाद है। इसी तरह पाकिस्तान का जो है जी सर, लेकिन खबरें आ रही हैं कि सीपैक जो है वो PTI की हुकूमत में के आने के बाद स्लो हो गया है और प्रोजेक्ट ML1 भी स्लो हो गया है, तो क्या वजह है इसके पीछे? जी, ये तो हमारी मौजूदा हुकूमत ही बता सकती है कि ML1 प्रोजेक्ट क्यों स्लो हो गया है। खबरें कुछ ऐसी मिली हैं कि ML1 जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में पाकिस्तान ने चाइना से $6 बिलियन डिस्काउंट मांगा है, जिससे पाकिस्तान बहुत नाराज है,
क्योंकि ये चाइना का कहना है कि ये मुआहदा पहले तय हो चुका था, इस वजह से अब डिस्काउंट मांगने का कोई फायदा नहीं है। तो इस वजह से IMF का भी पाकिस्तान पे CPEC की वजह से बहुत प्रेशर है। जी फहद, आप मुझे ये बताएं कि दुनिया की बड़ी माशी ताकतें जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत चीन पर मुसलसल ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि चीन तरक्की पजीर ममालिक को कर्जे के तले दबा देता है। आपके ख्याल में इस इल्ज़ाम में कितनी सच्चाई है? यहाँ पे सबसे पहले मैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करना चाहूँगा। चाइना बेसिकली करता क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मकसद था कि वो डिफरेंट कंट्रीज में पोर्ट्स बनाए और उससे इकोनॉमी बेहतर हो सके। लेकिन इसके साथ साथ वो क्या कर रहा है कि वो डिफरेंट जो है कंट्रीज में अपनी नेवल बेसिस भी स्ट्रॉन्ग करी जा रहा है। जो दूसरी वर्ल्ड पावर्स हैं वो इस पॉलिसी को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से कहती हैं और वो बताती हैं कि वो जिस तरह भी, मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। चाइना ने $1 बिलियन इन्वेस्ट किए थे श्रीलंका को, और जब श्रीलंका वो इन्वेस्टमेंट वापस ना कर सका तो चाइना ने उनकी जो पोर्ट है हम्बनतोटा, उसको 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया। अब चाइना के पास वो पोर्ट है, चाइना के पास उसका पूरा हक है कि वो कुछ भी कर सकता है वहाँ पे, और श्रीलंकन गवर्नमेंट उससे कुछ भी नहीं कह सकती। अभी फॉर एग्जांपल चाइना किसी कंट्री के साथ वॉर शुरू कर दे उस पोर्ट के जरिए, श्रीलंकन गवर्नमेंट ना चाहते हुए भी उस वहाँ पे कुछ नहीं कर सकती। तो कुछ हद तक ये बात सही भी है कि चाइना छोटे कंट्रीज को दबा रहा है अपने साथ, इस स्ट्रेटेजी से अपना एलाय बना रहा है अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जी हसन, जैसे फहद कह रहे हैं कि इन्होंने श्रीलंका की एग्जाम्पल भी कोट की कि चाइना से इनका हम्बनटोटा पोर्ट लीज पर ले लिया क्योंकि श्रीलंका लोन वापस नहीं कर पाया। तो अगर ये बात सच है तो इस पर पाकिस्तान की मैशियत का क्या असर पड़ेगा और क्या नतीजे होंगे? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना ये कर रहा है। चाइना अगर अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज को सपोर्ट कर रहा है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को स्टेबल कर रहा है, तो वो उससे कुछ चाइना के भी मफादात हैं और उन कंट्रीज के भी मफादात हैं। इसी तरह अगर चाइना पाकिस्तान के अंदर CPEC बना रहा है या उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसके अंदर पाकिस्तान के भी मफादात हैं और चाइना के भी मफादात हैं। तो हर कंट्री, जो भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क में, या जैसे चाइना अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसके लिए जो चाइना है उसके मफादात ये हैं कि अरेबियन सी से वो इंडो पैसिफिक ओशन में कनेक्ट कर सकता है। और जो चाइना है उसने लो इंटरेस्ट पे अगर लोन दिए, जैसे श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे उसने 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिए, वो अगर श्रीलंका की अपनी गलती है कि वो अपना लोन वापस नहीं कर सके लो इंटरेस्ट रेट पे। अगर चाइना पाकिस्तान को लो इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहा है तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन भी स्ट्रांग हो रही है, जो मतलब एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है, एक्सपोर्ट बूस्ट हो रही हैं, इंडस्ट्रीज आ रही हैं, गवादर पोर्ट बन गया, गवादर सिटी बन रहा है। तो इस तरह की बहुत सी जो इकोनॉमिक है कंडीशन, वो उससे पाकिस्तान बाहर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर चाइना किसी अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज को लोन दे रहा है लो इंटरेस्ट पे, तो जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज जैसे पाकिस्तान है या श्रीलंका, वो उसे लोन वापस कर सकती है। जी सर, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस खित्ते में अमेरिका और भारत के दरमियान असर व सुरूख की जो जंग जारी है, पाकिस्तान का रुख इस जंग में किस जानिब है? पाकिस्तान जो देखें, पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका और चीन के फ्लैश पॉइंट पर मौजूद है, क्योंकि पिछले कुछ अर्से में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर एड दी है, और अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बाद भी एड आती रही है, लेकिन उस हिसाब से उस तरह नहीं आ रही जैसे पहले आती थी। अब चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है मफादात की वजह से। तो पाकिस्तान एक ऐसे फ्लैश पॉइंट पे है जहाँ पे पाकिस्तान को किसी भी वक्त अगर इन दोनों कंट्रीज के अंदर कोई मसला होता है तो पाकिस्तान दूसरी कंट्रीज की तरफ जा सकती है, अपने आप को सेफ साइड पे रखते हैं। जी, तो अब हम आखिरी सवाल करेंगे अपनी मेहमान महा से। महा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान अगर अमेरिका या चाइना में से किसी एक को चूज करता है तो इसके क्या नतीजे होंगे? आप अपने कमेंट्स दें इस पर। नहीं, पाकिस्तान के लिए चाइना और अमेरिका दोनों ज़रूरी हैं, क्योंकि चाइना और अमेरिका दोनों एक इमर्जिंग पावर्स हैं, और ना ही अमेरिका के साथ पाकिस्तान अपनी खराब कर सकता है, ना ही चाइना के साथ।
क्योंकि सीपैक की वजह से पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो रही है ग्वादर पोर्ट की वजह से, जो कि चाइना का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। जी, जी। इसलिए वो चाइना पाकिस्तान के साथ ही रहना पसंद करेगा, लेकिन अमेरिका के साथ भी नहीं खराब कर सकता, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद से पाकिस्तान को अमेरिका का पीछे से एक स्ट्रेटजिकल पार्टनर ही रहा है, जिसकी वजह से वो अमेरिका को भी नहीं छोड़ सकता। मेरे ख्याल से चाइना और अमेरिका दोनों के साथ पाकिस्तान अपनी बना के रखना चाहिए। जी नाज़रीन, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंडो पैसिफिक में सुपर पावर्स के तनाज़े के मुसलसल बढ़ रहे हैं। इसी तरह अगर हित्ते में मौजूद ममालिक पर बहुत गहरा असरात हो रहा है। आज के शो से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।